नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो इंडियन एयरफोर्स आज फिर एक ऐसे डिसीजन के पॉइंट पर खड़ी है जहां एक गलत चॉइस अगले 30 साल तक इफेक्ट दिखा सकती है। ऐसा ही एक मोमेंट इंडियन एयरफोर्स ने बीते सन 2000 में देखा था, जब मिराज 2000 अपग्रेड का डिसीजन लिया गया था। उस वक्त मिराज 2000 फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। एयरक्राफ्ट को नए रडार, ग्लास कॉकपिट, मीका मिसाइल्स और बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मिले थे। पेपर पर मिराज एक 4.5 जनरेशन फाइटर बन गया, लेकिन प्रॉब्लम टाइमिंग की थी। जब तक लास्ट अपग्रेडेड मिराज 2015-16 में सर्विस में आया, तब तक दुनिया एसा रडार, बेटर जैमर्स और ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल की तरफ मूव कर चुकी थी। चाइना उस वक्त PL-15 मिसाइल टेस्ट कर रहा था, जो रेंज में मीका से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। रिजल्ट ये हुआ कि मिराज अपग्रेड ने फ्लीट को 30 साल की जगह सिर्फ 10 से 12 साल का ही ऑपरेशनल रिलेवेंस दिया। आज मिराज 2000 एयरक्राफ्ट अभी भी स्किल्ड पायलट के हाथ में इफेक्टिव है, लेकिन कोई भी उसे टॉप टियर BVR फाइटर नहीं मानता। अब 2025 में इंडियन एयरफोर्स एक सिमिलर सिचुएशन में फिर खड़ी दिख रही है। एक और लार्ज राफेल ऑर्डर, चाहे वो 114 एयरक्राफ्ट हो या 54 और 60 का स्प्लिट ऑर्डर का प्रपोजल, अट्रैक्टिव जरूर लगता है। मेक इन इंडिया, लोकल असेंबली लाइन, जॉब अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग और फ्यूचर रिलेवेंस क्या होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2026 में साइन भी हो जाता है तो इंडियन बिल्ट राफेल रियलिस्टिकली 2030-31 से पहले रोल आउट नहीं होगा। स्क्वाड्रन में मीनिंगफुल नंबर्स 2032-33 के बाद ही आ पाएंगे। उसी टाइम AMCA प्रोग्राम फुल स्किल फ्लाइट टेस्टिंग फेज में आ जाएगा। 2038-40 तक AMCA MK1 स्क्वाड्रन सर्विस में आ चुका होगा, जो स्टिल्थ सेंसर फ्यूजन, AI बेस्ड मिशन सिस्टम और इंटरनल वेपन कैरेज जैसे फीचर के साथ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब लास्ट मेड इन इंडिया राफेल 2040 के मिड तक डिलीवर होगा, तब वो ऑलरेडी AMCA के कंपैरिजन में एक लोअर जनरेशन प्लेटफॉर्म बन चुका होगा। इंडियन एयरफोर्स के पास एक इम्पोर्टेड 4.5+ जनरेशन फाइटर तो होगा और एक इंडिजिनस 5+ जनरेशन स्टील्थ फाइटर, जो ऑलमोस्ट हर ऑपरेशनल पैरामीटर्स में सुपीरियर होगा। एक और प्रैक्टिकल इशू वेपन इंटीग्रेशन का है। हर नया इंडियन वेपन, चाहे रुद्रम सीरीज हो, 100 हो, फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उन्हें राफेल पर इंटीग्रेट करने के लिए डसॉल्ट की अप्रूवल, सोर्स कोड एक्सेस और सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। प्रायोरिटी हमेशा फ्रेंच एयरफोर्स और अदर एक्सपोर्ट कस्टमर्स को मिलेगी। इंडिया को वेट करना ही पड़ेगा, जैसे मिराज के टाइम हुआ और जैसे मीटियोर इंटीग्रेशन में डिले हुआ। इसीलिए राफेल का नेक्स्ट ऑर्डर तभी लॉजिकल होगा जब इंडिया को फुल सॉफ्टवेयर कंट्रोल, ओपन आर्किटेक्चर और फ्यूचर अपग्रेड्स का लीगल राइट मिले, वरना ये मिराज 2000 वाली गलती का रिपीटेशन होगा, सिर्फ ज़्यादा पैसों के साथ। तो आपका क्या कहना रहेगा इस पॉइंट पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो तमिलनाडु ने AMCA प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रपोजल टेबल पर रख दिया है। स्टेट ने होसूर में 3000 एकड़ लैंड अलोकेट करने का प्लान सजेस्ट किया है, जिसमें एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि AMCA का प्रोडक्शन इकोसिस्टम यहीं पर बेस्ड हो। कहा जा रहा है कि बेंगलोर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर होने की वजह से HAL, ADA और प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तेजस MK1A और MK2 के मेजर प्रोडक्शन और डिजाइन सेंटर्स ऑलरेडी नियर बाई हैं। पिछले कुछ सालों से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों AMCA प्रोडक्शंस के लिए लॉबिंग कर रहे थे। तमिलनाडु का 3000 एकड़ इंटीग्रेशन प्रपोजल इस रेस में उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रपोजल भी आए हैं, लेकिन एरोस्पेस इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी सेकेंडरी ऑप्शंस ही माने जा रहे हैं। होसूर खुद पिछले कुछ सालों में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ग्रो हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के बाद AMCA प्लांट सिटी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है। विंड टनल्स, टेस्टिंग लैब्स, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली सब एक जगह आने का स्कोप बन सकता है। चैलेंज यहाँ ये होगा कि इंटर स्टेट कंपटीशन प्रोजेक्ट को डिले ना कर दें। AMCA की टाइमलाइंस ऑलरेडी टाइट है और चाइना के J20 और फ्यूचर के J35 प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में डिले अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अगर सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन स्मूथ रहा तो होसूर AMCA के लिए एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट चॉइस बन सकता है। अगली खबर की बात करें तो JSR डायनेमिक्स ने इंडियन नेवी के सामने एक नई इंडिजिनस क्रूज मिसाइल
LRP-2GM प्रेजेंट की है। इस मिसाइल का पूरा नाम लॉन्ग रेंज पावर्ड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है। ये एक लाइटवेट क्रूज मिसाइल कैटेगरी में आती है जिसका वेट लगभग 360 से 400 केजी के बीच बताया जा रहा है। मिसाइल को लैंड और सी दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा है जो लॉन्ग इंडोरेंस और स्टेबल क्रूज फ्लाइट अलाउ करता है। कंपनी का क्लेम है कि मिसाइल 45 मिनट से ज़्यादा टाइम तक एयर में रह सकती है, जो इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा फिगर है। गाइडेंस के मामले में मिसाइल फ्लेक्सिबल है। मिशन के हिसाब से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर, पैसिव होमिंग सीकर या INS GPS गाइडेंस लगाया जा सकता है। GPS जैम रेजिस्टेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भी एक्यूरेसी मेंटेन करता है। टर्मिनल फेज में कंपनी का क्लेम है कि मिसाइल 5 मीटर से कम सर्कुलर एरर प्रोबेबल अचीव कर सकती है। मिसाइल की लेंथ 4.5 मीटर से कम है, विंग स्पैन 2.2 मीटर के अराउंड है और टॉप स्पीड अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। यहाँ मैक्सिमम रेंज पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन इंडोरेंस के फिगर देखकर ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज स्ट्राइक रोल के लिए फिट लगती है। स्टेल्थ शेपिंग का यूज किया गया है ताकि रडार डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, लेकिन रडार क्रॉस सेक्शंस और मटेरियल पर अभी डिटेल्ड डेटा शेयर नहीं किया गया है। नेवी इस सिस्टम को एक मॉड्यूलर मल्टी प्लेटफॉर्म वेपन के रूप में एवेल्यूट कर रही है जो फ्यूचर में कोस्टल बैटरीज, शिप्स या कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट से यूज हो सकती है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट पर प्रेशर बढ़ रहा है। आज के टाइम नेवी के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जिसमें से कई अपनी सर्विस लाइफ के एंड के करीब आ चुकी हैं। डिलेज की वजह से नए इंडक्शंस टाइम पर नहीं हो रहे। इसी बैकग्राउंड में रसिया ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया है 3 अपग्रेडेड क्लो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का, जो लेस देन $1 बिलियन के पैकेज में ऑफर की जा रही हैं। इन सबमरीन्स को 20 साल की एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ, मॉडर्न सेंसर्स और कैलिबर क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी के साथ अपग्रेड किया जाएगा। कैलिबर मिसाइल टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च हो सकती है और लैंड अटैक रोल में 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी इंडियन नेवी के कुछ किलो बोट्स पर टेस्टेड भी है। रसिया का प्लान है कि ये सबमरीन उन 3 किलो बोट्स की जगह लें जो इंडिया ने 2017 से 22 के बीच रिटायर कर दी थी। प्रोजेक्ट 75I और 76 जैसे लॉन्ग टर्म सबमरीन प्रोग्राम अभी डिलेज का शिकार हैं। इस सिचुएशन में ये रसियन ऑफर एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन जैसा हो सकता है जो नेवी को 2035 से 40 तक ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, क्रूज और लॉजिस्टिक्स की वजह से इंडक्शन रिलेटिवली फास्ट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या नेवी इस टेम्पररी सोल्यूशन के साथ अपने इंडिजिनस सबमरीन प्रोग्राम को पैरेलल में फास्ट ट्रैक कर पाती है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।